हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का इस टू पे स्वागत है। मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर नागेंद्र सिंह। आई हैव डन बीटेक फ्रॉम आईआईटी एंड आई एम टीचिंग सिंस लास्ट 15 ईयर्स। अभी तक मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया है और हज़ारों बच्चों को आईआईटीएन डॉक्टर बनाया है। अगली बारी आपकी है। सो यू नो केमिस्ट्री एज अ सब्जेक्ट इट्स फुल विद फैक्ट्स एंड फिगर। तो कई बार लोग इसको रटते हैं और ये इनके लिए मुश्किल सब्जेक्ट बन जाता है, बट यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, रियलाइज़ करेंगे और ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा स्कोरिंग और रैंक प्रोड्यूसिंग होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में कैसे ये चीज़ें रियलाइज़ करते हैं हम। ओके, आज के लेक्चर में कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी चेंज फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस एंड फॉर जनरल प्रोसेस। सो यू कैन से आज हम लोग एंट्रोपी के ऊपर कमांड गेन करने जा रहे हैं। आपने देखा क्या, यहाँ पर हम लोग एंट्रोपी नहीं कैलकुलेट करने जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी। सो कैन वी कैलकुलेट द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एंट्रोपी? वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो इन टूडेज लेक्चर। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, सो बी रेडी फॉर दैट and keep yourself highly excited. Come on. And in last class I have just given you this problem that calculate entropy change of formation NaCl solid, है ना। NaCl solid के formation में जो entropy change होगा that you have to calculate by using the values of S0 for Na, for Cl2 and for NaCl is given here. So come on, I think you might have calculated, but just do it right now also. अगर आपने पहले किया हुआ है that's good. एक बार फिर से करिए again. Come on. आपको बताना है enthalpy of formation, change in enthalpy of formation of NaCl by using the values of S0 for Na, for Cl2 and for NaCl. Come on. Your time starts now and you have to give just you have been allotted 60 seconds. Come on, your time starts now. चलिए जल्दी से करिए बच्चों, ये आपने पहले भी किया है, मैंने पिछली क्लास में दिया हुआ था। तो मैं देखना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शन का आइडिया है या नहीं। लेट्स सी बच्चों, हम लोग पता होना चाहिए कि एंट्रोपी चेंज एंट्रोपी जो स्टेट फंक्शन, तो वो वहाँ से वहाँ कैसे पहुँचा इस बात से कोई मतलब नहीं है। जब हम स्टेट फंक्शन कहते हैं तो टू कैलकुलेट द चेंज इन एंट्रोपी जस्ट फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, द प्रोसेस द पाथ इज देन बिकम इररिलेवेंट, कोई मतलब नहीं होता बच्चों। सो हमें वी हैव टू प्रिपेयर NaCl सॉलिड। ओके, हमें इसको बनाना है बच्चों, और किससे बनाना है? ऑब्वियसली Na का यूज करना, हमको Na सॉलिड का हमें दिया हुआ है एंट्रोपी, एंड Cl2 का यूज करना है जिस गैसियस का हमें एंट्रोपी दिया हुआ है। ओके, और ये हमारा हमको यहाँ चाहिए हाफ मोल ऑब्वियसली ना बच्चों। सी नाउ, सो एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी ये इसका फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन ऑफ NaCl इज इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट। मैं ये चाहता हूँ कि while writing this expression you should have in your mind that you are using the state function property of entropy. You are using the state function property of entropy, final minus initial. Yes, now so बच्चों here NaCl की एंट्रोपी कितनी हुई? 72 माइनस एंट्रोपी ऑफ Na, Na की एंट्रोपी 51, okay, and half of the entropy of Cl2 means 223 by 2, 223 by 2. This is the expression we have to use. So obviously हमारा आंसर तो माइनस में ही आएगा, and I think then after rest of the calculations is very easy. Yes. So बच्चों आप लोगों ने ऐसा ही किया होगा। तो इसमें हमने क्या यूज़ किया कि इसकी एंट्रोपी माइनस इसकी एंट्रोपी करेंगे, और बाकी हम सबकी एंट्रोपी दिया हुआ है एंड वी हैव कैलकुलेटेड। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सही किया होगा। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ -90.5 और -181 दो ऑप्शंस बच्चे दे रहे हैं। सो देयर मस्ट बी सम सॉर्ट ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक्स। देखते हैं फटाफट, ये 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 1 का 2 एंड 0.5, और ये हो गया 51। कितना जाएगा ये? 1 1 2 और 5 1 6, 162.5। इसमें 72 हम लोग माइनस करेंगे,
ये 5 आ गया, 2 में से 2 गया 0, 16 में ये आंसर इज 90.5, माइनस 90.5 होगा बच्चों। किसी ने पता नहीं कैसे मिस्टेक करके कुछ लोगों ने 181 किया है, सो प्लीज़ डू इट। ओके ना, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं एंट्रोपी चेंज। कुछ कुछ बातें आपको क्लासियस इनइक्वालिटी से ज़रूर याद होंगी कि ये ए से बी कोई प्रोसेस हो रहा है बच्चों, इसमें क्यू हीट इन्वॉल्व है, एंड इफ दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन रिवर्सिबल मैनर, सो डेल्टा एस इज इक्वल टू हीट इन्वॉल्व क्यू रिवर्सिबल बाई टेम्परेचर टी। ये हमको पता है, ये रिवर्सिबल, अगर ये प्रोसेस, अगर हीट इन्वॉल्व ए से बी, क्यू इरिवर्सिबल है, अगर ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो रहा होता, क्या आपको पता है कि रिवर्सिबल में हीट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ क्यू इरिवर्सिबल बाई टी, तो इसकी वैल्यू कम होगी। ये हम लोगों ने डेरिवेशन करके देखा हुआ है बाय यूजिंग कार्नोट साइकिल। ओके, आई थिंक आपको जरूर याद होगा। हाँ, Cl2 का दिया है बेटा, बट हमें Cl2 के आधा का यूज करना है ना, बिकॉज एंट्रोपी जो है ना, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर अमाउंट डबल करेंगे तो एंट्रोपी भी डबल हो जाएगी। ओके, ये Cl2 का हमें S0 वैल्यू दिया हुआ है 223, एंड हमें हाफ Cl2 चाहिए, तो हमें इसको हाफ करना पड़ेगा। ओके, चलो आ जाओ, यहाँ जाओ। तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा, हम लोग अब बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने वाले हैं, और अब बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें एंट्रोपी में सीखेंगे जो आपको मालूम तो होगी, बट अभी क्लिक करेगा। पता है, सवाल बना के बहुत सारी गलतियां हमारी दूर होती हैं। तो अगर ए से बी हम कोई प्रोसेस करते हैं बच्चों, अगर ये इसमें जो इन्वॉल्व है दिस हीट, वो क्यू रिवर्सिबल है, तो डेल्टा एस विल बी इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल बाई टी। एंड अगर इसमें हम इस प्रोसेस को इरिवर्सिबली करते हैं, तो क्यू इरिवर्सिबल हीट इन्वॉल्व होगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि क्यू इरिवर्सिबल की वैल्यू क्यू रिवर्सिबल से कम होती है, और हमेशा एंट्रोपी ऐसे ही डिफाइंड होती है। मतलब ये जो वैल्यू है, दिस इज नॉट चेंज इन एंट्रोपी, बट इसकी वैल्यू इससे कम होगी। और वी कैन से, अच्छा, डेल्टा एस ए से बी तो वही होगा, चाहे आप प्रोसेस रिवर्सिबल करो, चाहे आप प्रोसेस इरिवर्सिबल करो, है कि नहीं? यस, बिकॉज इट्स स्टेट फंक्शन। तो इसलिए इरिवर्सिबली जो हीट इन्वॉल्व होता है, उससे हम लोग डेल्टा एस को डिफाइन कभी नहीं करते। क्लियर बच्चों? तो हम कहते हैं कि इफ द प्रोसेस इज इरिवर्सिबल एंड क्यू अमाउंट ऑफ हीट इन्वॉल्व इन दैट पर्टिकुलर प्रोसेस, सो डेल्टा एस विल बी ग्रेटर देन क्यू इरिवर्सिबल बाई टी। कोई आपसे ये पूछे कि सर फिर क्यू इरिवर्सिबल का हम एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे? एंट्रोपी चेंज रिवर्सिबल के लिए डिफाइंड है, और ए से बी के लिए तो एंट्रोपी उतना ही होगा, चाहे आप रिवर्सिबल जाओ, चाहे आप इरिवर्सिबल जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे आप ऐसे जाओ, चाहे ऐसे जाओ, क्योंकि वो स्टेट फंक्शन है। बोलो है कि नहीं बच्चों? इसलिए हमको अगर किसी तरह से ये मालूम चल जाए, इफ दिस प्रोसेस वुड टेक प्लेस in reversible way, the amount of heat change involved and the temperature, then from there by using this expression we can calculate entropy change, and this entropy change will also holds good for irreversible process because it's state function. wow, मजा आया बच्चों आप लोगों को? बताओ मजा आ रहा है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े लोगों को पता नहीं चलता है, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, आप जरूर समझ रहे होगे। इरिवर्सिबल को पूछे क्या क्यू इरिवर्सिबल से एंट्रोपी चेंज निकाल सकते हो? यू विल से नो, वी हैव इनइक्वालिटी फॉर दैट। हमको सिर्फ उसके लिए इनइक्वालिटी पता है, कैसा होगा। यहाँ नहीं निकाल सकते, क्या निकाल सकते हैं, बट फॉर दैट वी नीड एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्यू रिवर्सिबल। दैट्स इट। नाउ सो बच्चों, कम ऑन नाउ, अब कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत मज़ेदार चीज़ें। क्या है भाई? अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है एट कांस्टेंट प्रेशर, कोई प्रोसेस हो रहा है, सो वी नो कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू बाई टी, एंड वी ऑल नो कि डी क्यू इज इक्वल टू, इफ द प्रेशर इज कांस्टेंट, डी क्यू इज इक्वल टू
NCP/dt. Yes, no बच्चों? Do you know this? It is molar. It is molar heat constant at a constant pressure. Yes. So ये तो सही बात है यार. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं this will equal to NCP/dt. This is what? ds. बट अगर बच्चों हम लोग ये कैलकुलेट करें DSM, M मतलब मोलर, पर मोल के लिए डिफाइन करें. ध्यान समझो, बिकॉज ds or you can say entropy is an extensive property. So if we have to calculate ds for n moles for this very small differential change in temperature, or you can say very differentially small step. Okay, so for n moles then ds is this one. But if you want to calculate for 1 mole then divide it by n, it will becomes CP/dt. सो बच्चों यहाँ एक्सप्रेशन देखिए आप कि ओवरऑल एंट्रोपी चेंज पर मोल क्या होगा इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पर मोल dt/t. यहाँ n क्यों गायब हो गया है? बिकॉज हियर वी आर कैलकुलेटिंग पर मोल. इट्स वेरी इजी मेरे प्यारे बच्चों. चलो अब मैं थोड़ा और आसान भाषा में बोलता हूँ कि भैया मेरे बच्चों ds निकालना है इज dq/t एट अ कांस्टेंट प्रेशर. मेरे प्यारे बच्चों दिस विल बी इक्वल्स टू NCP/dt. और अगर यही हम कैलकुलेट करना चाहते हैं ds मोलर और उसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं फॉर अ बिग स्टेप, यहाँ से वहाँ जाने के लिए, इनिशियल टू फाइनल जाने के लिए, देन हम इसको भी इंटीग्रेट कर देंगे, इसको n से डिवाइड कर देंगे. बिकॉज नाउ वी नीड फॉर पर मोल it will become CP/dt and that is this one. So किसी पर्टिकुलर रिएक्शन में एंट्रोपी चेंज क्या होगा? we can calculate by subtracting the entropy of product minus entropy of reactant, or we can calculate by using this method. अगर कांस्टेंट प्रेशर पे है, हमें डेल्टा H दिया है और डेल्टा H मीन्स दिस वन इज व्हाट? दिस वन इज DH. हमें DH दिया हुआ है, देन वी कैन यूज दिस वन डायरेक्टली, और इफ यू हैव गिवन द एक्सप्रेशन वी कैन कैलकुलेट. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया ना बच्चों? रिस्पॉन्स करते रहो भाई. अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है, ध्यान समझो, ये एक्सप्रेशन है ds मोलर दिस इज इक्वल टू CP/dt/t. ये तो बहुत अच्छी बात किसी ने बोल दिया यार कि तब तो ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा. वाओ ग्रेट यार, मज़ा आ गया. अगर हमने कहा पर मोल बताओ तो पर मोल कहते ही वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया. वाह ग्रेट, बहुत अच्छे बच्चा, बहुत ही बढ़िया, क्या बात है मेरे लाडलो, मज़ा आ गया यार ये तो. अब इसको मैं निकालना बच्चों. अगर हमारे CP की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, मतलब CP क्या है? कांस्टेंट. वी नो इंटीग्रेशन में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, या डिफरेंशिएशन में जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, तो इसको बाहर निकाल देंगे. आप लोग बहुत अच्छा सीख रहे हो मेरे बच्चों. और टेम्परेचर मान लो T1 से T2 है, इट विल बिकम्स L1 T2, सॉरी L1 बोल दिया है मैं यार, LN. ये क्या हुआ बच्चों? एंट्रोपी चेंज पर मोल. समझ गए आप? बट ये कब होगा? जब ये पर मोल निकाल रहे हैं. अगर हम यहाँ से मोलर हटा दें, मैं डेल्टा S निकालूंगा तो ये एक्सटेंसिव हो जाएगा NCP/ln T2/T1. Isn't it? Do you all agree with these two expressions for at a constant pressure and if CP is independent of temperature? Are you all agree? बच्चों, बट यही बच्चों अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, लेट्स सी दिस वन, अगर वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और इस तरह डिपेंड करता है, इफ CP इज टेम्परेचर डिपेंडेंट. अगर वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो ये तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट वैल्यू हो गया, उसको ये कांस्टेंट हो गया, इसको बाहर निकालो, ये इंटीग्रेट कर लो, आ जाएगा. बट अगर ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है तो राइट दैट पर्टिकुलर रिलेशन, आई मीन रिलेशन विद टेम्परेचर हियर एंड देन इंटीग्रेट.
यूजिंग द लॉ ऑफ इंटीग्रेशन, या हाँ वाओ। फिर हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, डेल्टा एस इज इक्वल टू, ये मोलर अगर कहता हूँ मैं तो दिस इज इक्वल टू ये सी पी मीन्स डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी टी है डी टी, सी डी टी बाई टी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। विल वी डू इट, दिस वन इज सी पी डी टी बाई टी मोलर। यस बच्चों, लोग कह रहे हैं इंटीग्रेट कर लेंगे सर, मुझे भरोसा है बच्चों मेरी लाडलो। ये डेल्टा ए अगेन कांस्टेंट का है, डेल्टा ए ln T2 बाई T1। वाओ, समझ गए आप, ये डेल्टा ए डी टी बाई टी हो जाएगा, ये तो वही का वही आ गया यार, क्या बात है। प्लस अब इसको देखो, डेल्टा बी टी डी टी बाई टी, टी टी कट जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा बी, अब हो जाएगा डी टी, डी टी मतलब T2 माइनस T1, ये आ जाएगा। नहीं, ये हमारा क्या हो बच्चों, डेल्टा एस मोलर हीट कैपेसिटी इफ Cp इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बाय दिस एक्सप्रेशन। वाओ, तो बहुत ज़्यादा आसान है, और पता है इससे अच्छे सवाल एग्जाम में आ भी नहीं सकते, लेकिन ऐसे सवाल आए हुए हैं, ऐसे सवाल एग्जाम में आए हुए हैं, और फिर आए भी क्यों नहीं, इतना आसान है। हाँ, मेडिकल में क्या होता है, एक्सप्रेशन पूछ लेता है, इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है, करेक्ट है। एंड इन जेई मेन और एडवांस वो एक्सप्रेशन ना पूछ के कुछ वैल्यू दे के क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, सॉल्व करा लेगा, दैट्स इट, इतना ही होना है। क्लियर है बच्चों। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, एंट्रोपी चेंज। रिएक्शन में कैसे निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अगर कांस्टेंट प्रेशर पे कोई प्रोसेस हो रहा हो, कंप्रेशन, एक्सपेंशन, कुछ भी है ना, कांस्टेंट प्रेशर पे वी कैन डू लाइक दिस। गुड। नाउ डेल्टा एस फॉर जनरल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ सब्सटेंस। सपोज करो कोई सब्सटेंस है बच्चों, उसको हम हीट कर रहे हैं, तो उसका एंट्रोपी चेंज कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं, डी क्यू बाई टी। अब उसमें हीट चेंज कितना हुआ, जब उसको गर्म करते हैं तो हीट कैपेसिटी, जिसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और वी कैन रिप्रेजेंट बाई सी, तो कितना उसमें हीट आएगा, एम एस डी टी। सो कोई भी सब्सटेंस को गर्म कर रहे हैं बच्चों, तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, एंड बाई टी करना है तो यहाँ बाई टी कर लीजिए। ये जो ये एस है, इट्स नथिंग बट यू नो हीट कैपेसिटी पर मास, पर यूनिट मास, पर यूनिट केजी, पर यूनिट ग्राम, वॉट एवर दैट वुड बी। सो इट्स ए हीट कैपेसिटी, एस की वैल्यू। सॉलिड है तो सॉलिड का लेंगे, लिक्विड है लिक्विड का लेंगे, गैस है गैस का लेंगे, जिसका भी होगा उसका यूज कर लेंगे। नहीं बच्चों, हाँ, अभी पर यूनिट ग्राम किलोग्राम है तो इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, गुड। सो बच्चों, अगर हमें ये क्या हमारा डी एस हो गया, बाई इंटीग्रेटिंग इट विल बिकम डेल्टा एस एंड बिकम एम एस डी टी बाई टी, ऐसे इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम टेम्परेचर T1 टू T2। अगेन वी कैन डिस्कस लाइक इफ S इज टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, वी विल डू एज वी हैव डन बिफोर। ओके, सो ये हमारा पूरा काम हो गया बच्चों, बड़े आसानी से कर सकते हैं, सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। ठीक है, एक और छोटी बात मैं आपको डिस्कस करता हूँ, बहुत ही मज़ेदार। मुझे रिस्पॉन्स करते रहना बच्चों, थोड़ा मैं जब तक मेरे बच्चों को समझ में नहीं आता ना तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो आप रिस्पॉन्स को मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो आप तक पहुँच रहा है, तो मेरा उत्साह, मेरा जोश बना रहेगा, और अकॉर्डिंगली आई विल मूव टू द नेक्स्ट कंटेंट। ओके, गुड। सी बच्चों, अगर बहुत ध्यान समझो, कोई सॉलिड है, वो टेम्परेचर किसी टेम्परेचर पे है, वो 0 केल्विन पे है, 0 केल्विन पे। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसका हम लोग यूज करने वाले हैं कि कैसे, उस पर सवाल देने वाला हूँ मैं। तो आइडिया सीखो, फिर क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ओके, सी, अगर कोई सॉलिड है वो 0 केल्विन पे है, इसको हमने गर्म किया इसके मेल्टिंग पॉइंट तक। कहाँ तक बच्चों, जहाँ तक सॉलिड अपनी औकात में ना आ जाए, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट न करने लग जाए। अब ये सॉलिड, यहाँ पर सॉलिड तो है बट ये भी गर्म हो गया, कर भैया हमको लिक्विड चेंज होना है, और इसका हमें S1 दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके, अब ये सॉलिड यहाँ से
लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। आपको मालूम है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है एंड दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। ये कांस्टेंट टेम्परेचर पूरा प्रोसेस हो रहा है, इसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। सपोज इसमें Q1 हीट इन्वॉल्व हुआ या Q2 हीट इन्वॉल्व हुआ, राइट। अब देखो फिर इसको गर्म कर रहे हैं हम लोग, तो लिक्विड कब तक गर्म किया हमने? ये रहेगा तो लिक्विड ही यहाँ तक, लेकिन ये इसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया, मतलब ये अभी भी मेल्टिंग पॉइंट है से बॉइलिंग पॉइंट तक आ गया। इसका टेम्परेचर टर्न भागा जा रहा है। इसमें यहाँ पे डेल्टा T इज इक्वल टू 0 है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट। कोई ध्यान समझना बच्चों कि सॉलिड को हम लोग गर्म करेंगे तो अब जो उसको हीट दोगे, गर्म करोगे तो जो उसको हीट दोगे, पूरा हीट लेकर के उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। बट मेल्टिंग पॉइंट पर अब वो पूरा हीट यूज करेगा और सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या रहा बच्चों? बढ़ रहा है। डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0, टेम्परेचर चेंज हो रहा है। बट मेल्टिंग पॉइंट पे नाउ टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट, इट विल चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड हियर लिक्विड, ये दोनों इक्विलिब्रियम होते हैं, हमको पता, पूरी कहानी पता हम लोगों को। अभी लिक्विड, अब यहाँ हम लोग करेंगे बच्चों तो इसका टेम्परेचर जो होगा इंक्रीज करेगा। अब जो हम लोग इसको हीट देंगे तो लिक्विड टेम्परेचर बढ़ेगा, 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 कहाँ तक? बॉइलिंग पॉइंट तक। अब इसको यहाँ हम लोग गर्म करेंगे बच्चों तो लिक्विड से क्या बनेगा? गैस बनेगा, और यहाँ इसका टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। दिस टेम्परेचर विल बी बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली अगर इसको यहाँ फिर से हीट प्रोवाइड करेंगे बच्चों, यहाँ फिर से हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो अब इसका टेम्परेचर बढ़ती चला जाएगा। यहाँ पे डेल्टा T की वैल्यू कांस्टेंट, मतलब डेल्टा T इज नॉट इक्वल टू 0, इसका टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा। भाई ओके, मेरी बात सबको समझ में आ गई? यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट। यहाँ क्या रहा बच्चों? यहाँ फेज चेंज हो रहा है, हियर फेज चेंज। तो हमने जो भी हीट दिया यहाँ पर, वो हीट यूज करके सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, वो हीट यूज करके यहाँ लिक्विड से गैस बन रहा है, वो हीट यूज करके यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वो हीट यूज करके यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहा है, वो हीट यूज करके यहाँ टेम्परेचर बढ़ा रहा है। यस। तो अगर हमें इसमें बच्चों एंट्रोपी चेंज निकालना हो, डेल्टा S निकालना हो, एंट्रोपी चेंज, यहाँ क्या होगा? MS1 dt। अब ये देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो हमें इसका रिलेशनशिप पता होना चाहिए। इसको इंटीग्रेट करते हैं, कहाँ से कहाँ? 0 केल्विन से लेके मेल्टिंग पॉइंट तक जो भी टेम्परेचर होगा, ये यहाँ से यहाँ, इसको बोलो मैं स्टेप 1। ये स्टेप 1 का हमने एंट्रोपी चेंज निकाला। क्लियर बच्चों? MS1 इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी dt/T फ्रॉम टेम्परेचर 0 टू मेल्टिंग पॉइंट तक। क्लियर? बोलते रहो भाई, मजा आना चाहिए। मजे से कोई समझौता नहीं। नार्सरी क्लास चल रही है, अभी नए वर्ष में लोग एंट्री मार चुके हैं, नए दशक में भी खतरनाक वाला। कम ऑन बच्चों, यहाँ पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। तो अब dt/T की जरूरत है नहीं, कांस्टेंट टेम्परेचर पूरा काम चल रहा है। थैंक यू मेरे प्यारे लाडलू लाडलियों, थैंक यू। यहाँ पर हमको पता है प्लस कितना हीट इन्वॉल्व हुआ? Q2 एंड टेम्परेचर हमको पूरा पता है कितना बच्चों? टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ से यहाँ पूरा कांस्टेंट टेम्परेचर है, कितना है? मेल्टिंग पॉइंट। ओह थैंक यू एवरीवन। एंड दिस इज फॉर दिस स्टेप 2, ये स्टेप 2 के लिए हुआ। नाउ फॉर स्टेप 3, कम ऑन, यहाँ आ जाओ। यहाँ फिर से टेम्परेचर चेंज हो रहा है एंड सपोज इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है S2 है लिक्विड का। देन हम क्या करेंगे? इसको फिर से इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ? मेल्टिंग पॉइंट से लेकर के बॉइलिंग पॉइंट तक। अब हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? m भाई मास तो वही रहेगा, अब सॉलिड से लिक्विड हो गया। इसका स्पेसिफिक कैपेसिटी S2 dt/T। अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रैक्टिस नहीं हो रहा है हमारा? हम लोग एंट्रोपी को बहुत करीब से नहीं ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब ये आइसोथर्मल है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो हम क्या कर रहे हैं, और जब टेम्परेचर वेरी कर रहा है तो हम क्या कर रहे हैं। सो इजी ना बच्चों, बहुत आसान है। तो दिस वन इज स्टेप 3 का निकाल लिया। नाउ अभी इसके ऊपर मैं आपको एक सवाल देने वाला हूं, आप लोग करोगे इसको ना, मुझे भरोसा, इसलिए बहुत ध्यान से गौर से देखो। दिस वन इज स्टेप 4। हियर ऑल्सो टेम्परेचर इज कांस्टेंट बिकॉज फेज चेंज टेक्स प्लेस, लिक्विड टू गैस। सो यहाँ क्या करेंगे बच्चों? प्लस कितना, मतलब यहाँ पे कितना हीट इन्वॉल्व हुआ? Q3। सो दिस इज Q3 बाई
बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट प्लस, अब देखो यहाँ टेम्परेचर बच्चों चेंज हो रहा है कितना, मान लो इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S4 है, तो नाउ MS4 dt बाई टी इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम बॉइलिंग पॉइंट टू द टेम्परेचर T जहाँ तक हम करना चाहते हैं। हो माय गॉड, वंडरफुल, अमेजिंग बच्चों, कितना मज़ेदार है यार। हियर वी कैन सी हाउ वी हैव कैलकुलेटेड एंट्रोपी चेंज फॉर द हीटिंग ऑफ द सेम सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू सॉलिड at elevated temperature, then solid to liquid, then liquid to liquid at elevated temperature till boiling point, then phase transformation, then again elevated temperature. Oh my god, so beautiful. So now let's move to the next. Come on बच्चों, देखो at a constant pressure निकालना हो, just summarize it. At a constant pressure निकालना हो, so ds will be equal to ncp dt by t, है ना। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना हो तो इट्स एन सी वी, इट्स डी क्यू, यू नो, कांस्टेंट वॉल्यूम पर बच्चों, एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, वी नो इट, यस वी हैव सीन। नाउ फॉर सॉलिड लिक्विड गैस एज आई हैव डिस्कस यू, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू सी पी इज इक्वल टू सी वी फॉर सॉलिड लिक्विड नॉट गैस। सॉलिड और लिक्विड के लिए चूंकि कंप्रेसिबिलिटी उनमें नेग्लेजिबल है, जीरो है, दे आर नॉट कंप्रेसिबल, सॉलिड लिक्विड्स आर नॉट कंप्रेसिबल एंड देयरफॉर उनकी मोलर हीट कैपेसिटी जो है वो वही Cp है और वही Cv होता है सॉलिड और लिक्विड के लिए, जबकि गैसेस में हम जानते हैं कि उनमें रिलेशनशिप क्या है, वी हैव सीन, वी हैव डेराइव्ड। ओके, सो चलो भाई बच्चों, ये बातें जो मैं आपको बता रहा था सेम है यहाँ पर। एट अ कांस्टेंट प्रेशर अगर किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग गर्म करते हैं फ्रॉम 0 केल्विन टू T केल्विन वेयर T इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट, तो डेल्टा S की वैल्यू क्या होगी, जो मैंने आपको भी समझाया उसी को यहाँ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ना। 0 केल्विन टू मेल्टिंग पॉइंट तक NCP सॉलिड dt बाई टी, ये एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, सॉरी एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसका कैलकुलेशन मैंने देखा बच्चों, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, इसमें क्या लिखा था, लिखा था हमने Q1 बाई टी, टी फॉर हियर मेल्टिंग पॉइंट, फिर मेल्टिंग पॉइंट टू बॉइलिंग पॉइंट, फिर ये वेपराइजेशन, फिर बॉइलिंग पॉइंट टू T टेम्परेचर। ओके गुड। नाउ अब मैं आप लोगों को ये बोलने वाला हूँ कि आप लोग क्या खुद से अभी जो मैंने बताया ये वाला कि फॉर दिस प्रोसेस कैन यू ड्रॉ द ग्राफ फॉर एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर। X solid is converted to X gas, okay, from बच्चों ये 0 केल्विन टेम्परेचर है एंड टू टेम्परेचर T केल्विन वेयर T इज ग्रेटर देन बॉइलिंग पॉइंट। सो कैन यू ड्रॉ द ग्राफ, क्या आप ग्राफ ड्रॉ करोगे? यस आई नो यू कैन, मुझे भरोसा आप लोग कर पाओगे। यहाँ बताना बच्चों एंट्रोपी और इधर टेम्परेचर में ग्राफ ड्रॉ करना है। यस प्लीज कम ऑन, जस्ट ट्राई करो आप लोग, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, सोचो क्या हो सकता है, गलत सही जो भी लगता हो ट्राई करो। एंड टाइम अलॉटेड इज 60 सेकेंड्स। कम ऑन एवरीवन, इसमें आपको इस प्रोसेस के लिए सॉलिड से एलिवेटेड टेम्परेचर, देन मेल्टिंग और यू कैन से फ्यूजन, देन लिक्विड टू एलिवेटेड टेम्परेचर, देन बॉइलिंग मीन्स गैस, देन एलिवेटेड टेम्परेचर, जस्ट ड्रॉ इट। यस कम ऑन, टाइम स्टार्ट्स नाउ। जल्दी जल्दी बच्चों, कम ऑन, सबको कोशिश करना है, सोचना है कि अच्छा हाँ यार गजब है ना, पहले हीट लेके टेम्परेचर बढ़ा रहा है, फिर हीट तो दे रहे हैं बट टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है, फेज चेंज हो रहा है। ओह माय गॉड, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, वंडरफुल। ऐसे ही करते रहो, खूब सवाल बनाते रहो और हमें फॉलो करते रहो, आप बहुत आगे जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप सिर्फ कहते हैं ना कि अगर हम लोग अपने खाने पीने पहनने ओढ़ने तक रह जाएं, सो हमारे जान में वो फर्क नहीं रहा, तो हमारी जो इंटेलेक्चुअलिटी है जो हमको ऑल माइटी ने दिया है, क्या यूज रह गया इसका? ये इंटेलेक्चुअलिटी इसलिए कि हम कुछ दुनिया का रिवोल्यूशन में कुछ कंट्रीब्यूट करें, नहीं आप लोग करोगे, फॉलो करते रहो। कम ऑन बच्चों, ग्राफ कैसा होगा चलिए देखते हैं हम लोग। शुरू में हमने इसको गर्म किया, इसकी एंट्रोपी ऐसे बढ़ रही है, फिर एक पर्टिकुलर, ज़्यादा खींच दिया मैंने लंबा यार, इतना जगह नहीं है भाई, ऐसे बढ़ी, फिर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एंट्रोपी ऐसे बढ़ रही है, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, दिस इज मेल्टिंग पॉइंट है ना, दिस इज सॉलिड टू हायर टेम्परेचर। देन बच्चों
देन फिर ये लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर ये बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ कहाँ आ गए हम लोग, बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड से क्या बना, गैस बना, फिर उस गैस की एंट्रोपी लगातार ऐसे बढ़ती चली गई टेम्परेचर टी केल्विन तक, दिस वन इज टी केल्विन। ऐसे ही कुछ बनाया आप लोगों ने, कमॉन बच्चों। मैं इसको अलग अलग रंगों से दिखाऊं, देखो ये क्या हुआ, हमारा फेज चेंज हो रहा है, यहाँ देखो फेज चेंज हो रहा है, ओके। और यहाँ क्या हुआ, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। ये क्या था, सॉलिड, ये क्या है, लिक्विड, ये क्या है बच्चों, गैस। वाओ इंटरेस्टिंग। ओके बच्चों, नाउ ये क्वेश्चन ट्राई करना आपको। मुझे पूरा भरोसा आप लोग फटाका बनाने वाले हो। कम ऑन, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज ऑफ अ सब्सटेंस एट 600 केल्विन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। मतलब एक सब्सटेंस है, उसका 600 केल्विन पर आपको एंट्रोपी चेंज निकालना है। ये हमको दिया हुआ है, हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड फ्रॉम 0 टू मेल्टिंग पॉइंट, वो जो भी हमने किया था ना, उसी के लिए सब लिखा हुआ है। अभी जो मैंने आपको एक्सप्रेशन लिख के समझाया, फिर ग्राफ लिख हमने ड्रॉ किया, आप लोगों ने ड्रॉ किया इनफैक्ट, उसी के लिए हम लोग ये सब स्टेप्स लिखे हुए हैं। और आपको अब न्यूमेरिकल वे यूज करते हुए इसके लिए वैल्यू निकालना है। तो विल यू डू इट, टेक 90 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन। बहुत अच्छा सवाल है, आपके जो भी सीखा उसे कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, एंड दैट्स व्हाई इट्स कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। टेक 90 सेकेंड्स, कम ऑन एवरीवन, जस्ट राइट एक्सप्रेशन फॉर दिस। 90 सेकेंड्स, योर टाइम स्टार्ट्स, मैं यहाँ लिखता हूँ, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। जो भी हमने S1, S2, S3, S4 लिख रहे थे, और हम लोग हीट कैपेसिटी ऐसे अपने सोच रहे थे, उसकी वैल्यूज दिया हुआ है, जस्ट राइट। और उस वैल्यू में भी देखो यहाँ पे, ये आप 120 सेकेंड्स ले लो, इस CPM की वैल्यू 60 प्लस 0.0160 आ गया, मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंट। ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है यार, गजब। कम ऑन बच्चों, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है यार। मतलब CP की वैल्यू पे टेम्परेचर डिपेंड कर रही है, वाओ। टाइम बहुत कम था, क्योंकि क्वेश्चन कुछ लंबा है, बट मुझे क्या लगता है कि हमने अभी भी इसको डिस्कस किया है, आप लोग इस कॉन्सेप्ट बिल्कुल ओत प्रोत बिल्कुल डूब गए हो, तो बस लिखने की बात है, और आप लोग लिख भी रहे होगे। सी, ये सॉलिड 0 से मेल्टिंग पॉइंट तक आया, इसमें एंट्रोपी चेंज, ये भी देखो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है। माय गॉड, हो जाएगा 0.0355 T dt बाई टी, ये टी कट जाएगा, एंड 0 केल्विन से कहाँ बच्चों, 200 केल्विन तक। तो इसका एंट्रोपी तो वैसे बड़े आराम से निकल जाएगा, T2 माइनस T1, 200 माइनस 0 ऐसे कर लेंगे, नहीं, हाँ कोई बात नहीं। ये हमारा क्या हुआ, एंड वो, हाँ, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन दिया है। ओह माय गॉड, देखो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये प्रोसेस हो रहा है बाहर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, प्रेशर इज कांस्टेंट, सो एंथैल्पी विल बी इक्वल टू हीट चेंज, बिकॉज प्रेशर इज कांस्टेंट। सो यहाँ पर कितना बाई टेम्परेचर हो जाएगा, टेम्परेचर कितना बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट इज 200 केल्विन, इसमें जो इन्वॉल्व हो, बट यहाँ देखो ये जूल में है और ये किलो जूल में है, डोंट फॉरगेट टू यूज दिस वन, ओके। नाउ अब जो फ्यूज होने के बाद वो क्या बन गया, लिक्विड। हमें लिक्विड का चाहिए, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड जो कि हमें दिया हुआ है, तो हम क्या देंगे, ये अच्छा हमको निकालना क्या है बच्चों, हमें एक सब्सटेंस का निकालना है जिसकी सारी वैल्यू हमको दी हुई है, तो कहेंगे एस, दिस इज हीट कैपेसिटी इतना 60 प्लस 0.0160 dt बाई टी, और ये 200 केल्विन से लेकर के 300 केल्विन तक जाएगा, है ना। कर लोगे आप लोग, किसी कोई इशू है बताओ, जो अभी डिस्कस किया उसी पर बेस्ड है, बट ये घर पे जरूर कर लेना, करते समय ध्यान रखना है, देखो ये किलो जूल में है, ध्यान रखना है। देखो ये कैसे बेवकूफ़ बनाया, मेल्टिंग के बाद ये स्टेप्स मतलब रियली में जैसे हो रहे हैं वैसे नहीं दिया है, मेल्टिंग के बाद फिर हमें वेपराइजेशन दे दिया, ये कब होना था, लिक्विड के बाद। तो मेल्टिंग के बाद देखो ये हमें इसको यूज करना है, हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, एंड देन हमें इसको यूज करना है वेपराइजेशन वाला, एंड देन फिर हीट कैपेसिटी ऑफ गैस यूज करना है, ओके। बच्चों ने कैलकुलेट भी कर लिया भाई। एनी इशू, एनीवन, किसी कोई डाउट है बता दो बच्चों।
कि हीरो हो गए, समझ में आ गया, बाबा नागदेव के चेले हो गए भाई। चलिए, डेल्टा एस फॉर एन आइडियल गैस इन रिवर्सिबल प्रोसेस। हम लोग बहुत ही खूबसूरत चीज़ सीखने जा रहे हैं, नो डाउट। उनको डाउट रहती है, लेकिन आप लोग इतने अच्छे बच्चे हो, आप लोग डाउट ही नहीं है, और आप लोग समझ गए हो, आप लोग कर लोगे, घर पे जरूर कर लेना। आई लव यू ऑल, आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। सी बच्चों, हम लोग आइडियल गैस के रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए एंट्रोपी चेंज निकालने जा रहे हैं। रेडी हो जाओ, चलो देखो, हमको पता है बच्चों, डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, वी नो दिस वन। नाउ सी, अब आ जाओ, डी यू क्या होता है, एन सी वी डी टी, एंड डी क्यू इज इक्वल टू टी डी एस। यस, वी नो दैट डी एस entropy change is equal to dq by t, because here process is reversible. That's good. So बच्चों, tds and minus pdv. So from here we can write ds is equal to ncv dt by t, और ये हो जाएगा प्लस p by t dv। बोलो बच्चों, ये इसको हमने इधर ले गए और इसको t से डिवाइड किया, हमारा एक्सप्रेशन आ गया। नाउ जरा इसको देखा जाए, कम ऑन। तो ये अगर हम p बाई टी निकालते हैं, वी नो इट्स आइडियल गैस, सो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो p बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई वी, एंड देयरफॉर पी टी इंटू डी वी इज इक्वल टू एन आर डी वी बाई वी। हेलो बच्चा लोग, क्लियर? P बाई टी डी वी, सिंस दिस वन इज आइडियल गैस, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी एंड पी बाई टी इज इक्वल टू दिस वन, पी बाई टी डी वी, ऐसा हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर दिस विल बी इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी प्लस एन आर डी वी बाई वी। जो भी मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये सबसे खूबसूरत चीज़ है, आप पढ़ने वाले हो। इसके ऊपर एग्जाम में बहुत बार थियोरेटिकली न्यूमेरिकली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ये किसी जनरल प्रोसेस की बात कर रहे हैं। हियर वी हैवंट टिल नाउ डिस्कस्ड अबाउट आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, आइसोबारिक, वी हैवंट सेड एनीथिंग अबाउट लाइक दैट। सो इट्स ए जनरल एक्सप्रेशन, ओके। इसमें क्या दिया है, डी यू इज, हम यहाँ से आते हैं, दिस डी यू फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, and we know du is equal to ncv dt and dq is equal to tds, dw is minus pdv, ओके। तो यहाँ से हम ds निकाल लीजिए, ds मीन्स एंट्रोपी चेंज। सी बच्चों, जो ds, सो ds इज इक्वल टू ncv dt by t minus p by t dv। वी आर जस्ट यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यस, ये तो बहुत बहता हुआ है, तो कविता की तरह चला जा रहा है, गीत गा रहे हैं हम लोग। डी यू डी क्यू डी डब्ल्यू, डी क्यू टी डी एस, डी डब्ल्यू माइनस पी डी वी और एन सी वी डी टी। फ्रॉम ईयर डी एस इज इक्वल टू, सबको टी से डिवाइड करते इसको ले जाओ, ये आ गया। तो ये पी बाई टी और डी वी क्या होगा, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, सो पी बाई टी इज इक्वल टू एन आर बाई वी इंटू डी वी कर दिया, तो एन आर डी वी बाई वी। सो ये वैसे का वैसे ही है, और ये हमारा जो है इसमें कन्वर्ट हो चुका है, ओके। सो नाउ हम कह सकते हैं कि डी एस इज इक्वल टू एन सी वी डी टी बाई टी एन आर डी बाई वी। नाउ लेट्स सी बच्चों, नाउ अब इसको हम लोग बच्चों इंटीग्रेट कर देते हैं। कम ऑन, नाउ जस्ट इंटीग्रेट इट। अब इसको इंटीग्रेट करते, इसको भी इंटीग्रेट कर दोगे आप, इसको भी इंटीग्रेट करोगे आप। ये सपोज उस प्रोसेस में टेम्परेचर T1 से T2 चेंज हुआ एंड वॉल्यूम V1 से V2 चेंज हुआ, सपोज। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू, बिकॉज एंट्रोपी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड स्टेट फंक्शन, सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द पाथ वी जस्ट से डी एस का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, डेल्टा एस, और दिस इज इक्वल टू S2 माइनस S1 मल्टीप्लाई क्या, राइट, इट इज ए स्टेट फंक्शन, ओके। सो डेल्टा एस इज इक्वल टू क्या हुआ, एन सी वी एल एन T2 by T1, NCV ln T2 by T1 plus NR ln V2 by V1। आप जानते हैं क्या निकाल रहे हैं,
you have calculated entropy change for a reversible ideal gas process, whatever kind of process that might be, whether it is isochoric, adiabatic, isothermal or any other. Okay, great. So delta S is equal to NCV ln T2 by T1 NR ln V2 by V1. अब देखो बच्चों, अगर वो CV की वैल्यू टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो CV हम अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा तो जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है यहाँ हमने इंटीग्रेट किया है उसमें CV का एक्सप्रेशन लिखे करेंगे. वी हैव नोन दिस, हमको मालूम चल चुका है ये. बच्चों अगर ये टेम्परेचर CV की वैल्यू, मैं यहाँ एक्सप्रेशन लिखता हूँ, देखो ds इज इक्वल टू NCV dt बाई टी एंड प्लस NR dV बाई V. ये जो है ना बच्चों, यू कैन सी. अब देखो ds इज इक्वल टू NCV dt बाई टी NR dV बाई V, या ये देख लो आप. ठीक है, अगर ये कहते हैं कि ये CV जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है और हमें कैलकुलेट करना है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि N CV क्या है, A प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर है ना, NCV dt बाई टी. इंटीग्रेट कर दो भाई, है ना, टेम्परेचर T1 से T2 तक. हमको आइडिया होना चाहिए, सवाल में एक साथ इतने वेरिएशंस नहीं आते, बट अगर आएगा तो वी विल जस्ट हैंडल इट वेरी कंफर्टेबली. हाँ, बहुत आसान है. तो प्लस NR dV बाई V इंटीग्रेट कर लेंगे, और अगर ये कांस्टेंट होगा तो यहाँ CV रखेंगे, वो कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे. नहीं, और ये इंटीग्रेट करेंगे हम लोग तो क्या आएगा, डेल्टा हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है बच्चों, क्लियर? वाह, आप सभी लोग को समझ में आ गया. मज़ा आ रहा है यार, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत आसान है. अगर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगा तो हमारा ए एक्सप्रेशन जिंदाबाद है, हमने ड्राइव कर लिया है. ये ध्यान रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत बार बच्चों सिर्फ ये एक्सप्रेशन ही एग्जाम में पूछ लिया गया है, बहुत बार. कैसे आया पता है ना आपको? एक बार मैं आप सामने फिर से वो एक्सप्रेशन लिख देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए. ds इज इक्वल टू, कहाँ से आया ये, मैं जो लिखने जा रहा हूँ वो फर्स्ट लॉ से आया है. du यूज करते हैं, du मतलब NCV dt और बाई t किया है. ओके, एंड वो आया था हमारा NR dV बाई V. तो अगर अपने इसको इंटीग्रेट कर दें बच्चों, इंटीग्रेट कर दें टेम्परेचर T1 से T2, और हम मान के चल रहे हैं CV इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है एंड वॉल्यूम इज V1 टू V2. सो इसका इंटीग्रेशन डेफिनेटली यही आना है. ओ माय गॉड, बहुत ही ज़्यादा आसान है ना? आप लोग जब बताओ किसी को कि बहुत ज़्यादा आसान कंटेंट सीखा हमने, तो मज़ा आ जाएगा भाई. उसके लिए इतना आसान ये कैसे होता है, तो बहुत ही कठिन है. बट कहोगे नहीं यार, ये देखो ऐसे सीखो, इट्स वेरी वेरी इजी. कम ऑन, लेट्स सी बच्चों. अगर हमसे कोई कहे कि हम आइसोथर्मल प्रोसेस कर रहे हैं, ओ माय गॉड, सी कहे कि हम कोई प्रोसेस कैसा कर रहे हैं, आइसोथर्मल. देखो अभी हमने जो एक्सप्रेशन डराइव किया है, इट इज फॉर एनी काइंड ऑफ प्रोसेस बट इट शुड बी रिवर्सिबल एंड इट इज फॉर आइडियल गैस. सी अगर आइसोथर्मल बोला इट मीन्स T1 इज इक्वल टू T2. सो ln T1 बाई T2, ln1 कितना बच्चों, ln1 इज 0. सो इन दैट केस डेल्टा S विल बिकम्स NR ln V2 बाई V1. कितना आसान है ना बच्चों, कांस्टेंट टेम्परेचर पे काम हो रहा है दिस वन. एंड यू नो, अगर हम वैसे समझते हैं इस बात को, आइसोथर्मल प्रोसेस समझते हैं, तो तुमको पता है बच्चों का प्रोसेस आइसोथर्मल, du इज इक्वल टू, फर्स्ट लॉ पे आ जाओ, dq प्लस dw. प्रोसेस, इफ प्रोसेस इज आइसोथर्मल, ये क्या हो जाएगा, 0. सो dq इज इक्वल टू माइनस dw. ये क्या हो जाएगा, nRT ln V2 बाई V1. आई थिंक आपको सब याद है ना, ये dq की वैल्यू है. dw माइनस के साथ होता है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया. सी हमें निकालना है बच्चों ds. सो ds इज इक्वल टू dq बाई t. बाई t किया आपने, कट गया, आ गया nR ln V2 बाई V1. दिस इज डेल्टा, और डेल्टा हो जाएगा. कितना आसान है ना. सेम एक्सप्रेशन देखो आप, NR ln V2 बाई V1, सेम एक्सप्रेशन.
here we are calculating using the very fundamental ideas, and here we have calculated, we have expression for any process, but it should be reversible and for ideal gas only. yes, तो अगर आइसोथर्मल कहा तो अगर कहा आइसोकोरिक कह रहा है तो क्या करोगे आप, ये V2/V1 ये 1 हो जाएगा, ln1 0 हो जाएगा, तो आइसोकोरिक कहते ही ये हो जाएगा 0, तो हो जाएगा NCV ln T2/T1। नहीं, अब आप सोच रहे होंगे कि सर आइसोकोरिक और आइसोथर्मल तो समझ में आ गया हमको, ये ध्यान रखो बच्चों, दिस एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। अगर ये हम करा आइसोथर्मल ये गायब, आइसोकोरिक तो ये गायब, क्या सर आइसोबारिक हो तो एट अ कांस्टेंट प्रेशर, तो देखो ये आइडियल गैस के लिए बच्चों तो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। ओके, अगर हम लोग आइसोबारिक के लिए करने वाले हैं तो क्या एक्सप्रेशन लेके आए कि हमको फटाका दिख जाए, नहीं दिख रहा है तो हम लोग फंडामेंटल से बढ़ सकते हैं भाई, कोई जरूरी थोड़ी ना ये एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए, तो हमको बच्चों क्या करना है, V2/V1 यहाँ से निकाल लिया इज इक्वल टू P1/P2 इंटू T2/T1। यस, ये हो रहा है बच्चों। फॉर आइडियल अगर हम कंप्रेशन या एक्सपेंशन करते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स तो कांस्टेंट रहना है, सो दिस इज इक्वल टू व्हाट, N इंटू R, R इज द गैसियस कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, सो P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2, सो V2/V1 इज इक्वल टू P1/P2 एंड T2/T1। अब इसी को उठा के यहाँ रख दिया हमने, देखो, सो डेल्टा S विल बी इक्वल टू NCV ln T2/T1 प्लस NR ln, अब V2/V1 की जगह ये रख दो बच्चों, सो P1/P2 एंड T2/T1, ये हो गया। तो ये T2/T1 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा NCV प्लस NR, या इसको ऐसे कर लो यार, दिखा कुछ बच्चों, बात कुछ बनी, क्या हुआ, NCV प्लस R, N कॉमन ले लो, ये CV और ये R, ln T2/T1, ये T2/T1 और कॉमन बाहर निकल जाएगा ना, आपको पता है ना बच्चों, ln A इंटू बी इज इक्वल टू ln A प्लस ln B, तो प्लस होके बाहर आ गया, एंड प्लस NR ln P2/P1, एंड यू नो CV प्लस R, ये CV प्लस R इज इक्वल टू CP, तो ये NCP ln T2/T1 प्लस NR ln T2/P1। ओ माई गॉड, जो एक्सप्रेशन ये है बच्चों, सेम एक्सप्रेशन ये है, बट इसका मजा कब आएगा, जब हम लोगों को कांस्टेंट प्रेशर पे यूज करना होगा आइसोबारिक के लिए। जब हम लोग कांस्टेंट प्रेशर के लिए यूज करेंगे तो ln P2/P1 ये 0 हो जाएगा, ln1 0 हो जाएगा, तो बचेगा NCP ln T2/T1। अब ध्यान समझो आप लोग, आपको मजा आना चाहिए। अगर आइसोथर्मल पे करोगे ln1 0, NR ln V2/V1, आइसोकोरिक पे करोगे आप तो ये 0 हो जाएगा, NCV, आइसोबारिक पे करोगे ये प्रेशर वाला टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। मस्ती से कोई समझौता नहीं भाई, मजा आना चाहिए। और थर्मो में आप लोगों को चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस गेन कर लो कि केमिस्ट्री फिजिक्स दोनों थर्मो बन जाए, और ये थर्मो इक्विलिब्रियम में भी है, ये थर्मो ऑर्गेनिक में भी है, ये थर्मो इलेक्ट्रो में भी है, तो आपको हर जगह हेल्प मिल जाए। मेटलर्जी में भी थर्मो आता है, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हो, फिर यार बात तो सही है ये, है ना बच्चों। अब एक छोटा सवाल ये है, आप लोग इसको करिएगा, और मिलते हैं हम लोग बच्चों नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में आऊँगा तो मैं इसको डिस्कस करूँगा, और मैं आपको कुछ और भी अभी कैलकुलेशन ऑफ एंट्रोपी बच गया है, वी विल टेक इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन विल डिस्कस अबाउट द गिब्स फ्री एनर्जी, वेरी इंटरेस्टिंग कंटेंट,
ये गिफ्ट साहब कहाँ से आ गए, फ्री एनर्जी की बातें क्यों की जा रही है, देखते हैं अगली क्लास में, अगले एपिसोड में। तब तक अपने एक्साइटमेंट को बनाए रखिए, इस क्वेश्चन को ट्राई करिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। ऑन इज टू ऑन, स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।